हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो पर। दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही सरल शब्दों में, बहुत ही आसान भाषा में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के भूमि संबंधी अधिनियम को। देखिए, झारखंड में जितने भी भूमि संबंधी अधिनियम है सारे इसके बाद पढ़ेंगे। आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। कौन कौन से अधिनियम हमको पढ़ना है ये सब हम लोग इसमें पढ़ने वाले। देखिए, झारखंड का जो हम लोग का सीरीज इससे पहले चल रही थी, इसमें हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से झारखंड का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और झारखंड के जो विभिन्न शासन व्यवस्थाएं हैं उनको हम लोग बहुत ही कम समय में हम लोग एक तरह से क्वालिटी एजुकेशन जो है हम लोग पढ़े। तो आप इसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, आप बेहतर तरीके से उनको पढ़िए। बहुत ही अच्छे तरीके से इसका नोट्स बनाया हुआ है और समझाया गया हुआ है। आपका आने वाला जितना भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उसमें वे सारे के सारे वीडियोज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो वो वीडियो जो है आप उसका प्लेलिस्ट में जाके चेक करके देख सकते हैं। तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि झारखंड के जो विभिन्न भूमि संबंधी अधिनियम है इसमें हमको एक्चुअल में पढ़ना क्या है। देखिए, झारखंड में जब अंग्रेजों का प्रवेश होता है तो यहाँ पर वो अपना टैक्स जो कलेक्ट करते थे, टैक्स कलेक्शन करने के लिए, और साथ में जब झारखंड में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे षड्यंत्र वे रचते हैं। और उसके बाद जो झारखंड है उसमें भूमि संबंधी अधिनियम जो है आगे चल के हम लोग को देखने को मिलता है। तो हमको इसमें क्या क्या पढ़ना होगा, तो याद रखिएगा 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, याद रखिएगा छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट 1869 हमको पढ़ना है। फिर 1879 में छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, ये छोटा नागपुर लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट हो जाता है। और 1897 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम, 1897 में हमको पढ़ना है बंगाल टेनेंसी एक्ट पढ़ना है। साथ में 1902 में याद रखिए छोटा नागपुर में मौजावत सर्वे जो है स्टार्ट हुआ, एक सर्वे स्टार्ट हुआ और इसके अंतर्गत खेवट और खतियान निर्माण किया जाना था 1902 वाला में। 1903 वाला में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप का निर्माण किया गया था 1903 में। और 1908 वाला में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हमको पढ़ना है। ये सीएनटी एक्ट हम लोग पढ़ते, सीएनटी एक्ट जो कि इसको लागू कब किया गया था, तो 1908। डेट याद रखिएगा 11 नवंबर। झारखंड स्थापना दिवस की अगर हम बात करें तो 15 नवंबर को मनाते हैं। उससे ठीक 4 दिन पहले अगर डेट की हम बात करें तो उससे 4 दिन पहले तो 11 नवंबर याद रखिएगा। और 11 नवंबर 1908 को ही सीएनटी एक्ट को लागू किया गया है। और 1949 में आजादी के 2 वर्ष बाद संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना वाला एसपीटी एक्ट लागू किया गया है 1949 को। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है सीएनटी एक्ट और एक है एसपीटी एक्ट। तो इसके बाद हम लोग सीएनटी और एसपीटी के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस ये वाला वीडियो में इसके बारे में याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अक्सर एग्जाम में सीएनटी एक्ट और एसपीटी एक्ट के बारे में पूछता है और अभी तक पूछा भी गया हुआ है। सीएनटी वाला याद रखिएगा 11 नवंबर 1908 को। तो चलिए, इसके बाद जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है हमको यहाँ पर पढ़ना होगा। तो याद रखिएगा ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने अलग अलग प्रकार की कानून बनाकर प्रशासनिक जो व्यवस्था है उसको अपने अधीन लाने का जो है षड्यंत्र बना। और उनका जो प्रशासनिक व्यवस्था को अपने और जब वे लोग अधीन करना चाहते थे उसका जो मुख्य उद्देश्य था, उनका जो मुख्य उद्देश्य था अंग्रेजों का, वो राजस्व में वृद्धि करना चाहते थे वे लोग। और अपने राजस्व में वृद्धि करने के लिए उन्होंने जिला कलेक्टर को एक अधिकार दे दिया है। और क्या अधिकार दिया, तो जमींदारों को नियुक्त करने का और उनको हटाने का। तो ब्रिटिश शासनकाल में जमींदारों की नियुक्ति और उनको जो हटाने का जो अधिकार है वो जिला कलेक्टर को दिया गया था। और कोर्ट का उपयोग कर, याद रखिएगा न्यायालय का उपयोग कर जो स्थानीय जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए या रैयत हो गए, इनकी भूमि को नीलामी करना स्टार्ट कर दिया। तो अंग्रेज क्या करते थे, जो कोई भी अगर राजस्व नहीं देते थे, राजस्व अगर टैक्स वगैरह नहीं देते थे तो उनकी जो जमींदारी है वो छीन ली जाती थी और उनका जो भूमि होता था उस भूमि को वो नीलामी कर देते थे। और नीलामी के लिए उपयोग करते थे कोर्ट का। तो नीलामी करना स्टार्ट कर दिए थे।
और जो जमींदार हो गए, जागीरदार हो गए, रैयत हो गए, ये लोग नीलामी से बचने के लिए जमींदारों और जागीरदारों, जो रैयत है, रैयत अपनी जो नीलामी होने से बचने के लिए जमींदारों और जागीरदारों से कठोरता से लगान वसूलना स्टार्ट कर दिया। और इसका यह हुआ कि रैयतों की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब होती गई। और जब रैयतों की स्थिति खराब हो गई तो रैयत क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। और विद्रोह करते हैं अंग्रेज के विरुद्ध या विरोध करते हैं जमींदार के विरुद्ध। अगर कोई जो पूरे निचली वाले अगर हम बात करें, कोई एक किसान है, उससे उस प्रकार का अगर टैक्स मांगा जाता है जितना वो उपज किया नहीं है और उतना ज्यादा उससे मांगा जाता है, तो वैसे सिचुएशन में वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ विद्रोह कर सकता है। और उसी तरीके से वो विद्रोह करते हैं जमींदार के साथ और अंग्रेज के साथ। तो रैयत जो है विद्रोह करते हैं। और इसमें आगे चल के हमको पढ़ेंगे कि 1765, याद रखिएगा 1765 में छोटा नागपुर जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता है। और सबसे पहले 1765 में ही मालगुजारी व्यवस्था लागू किया गया है झारखंड में। तो झारखंड में सबसे पहले मालगुजारी व्यवस्था कब लागू की गई, तो 1765 याद रखिएगा, 1765। 1793 की याद रखिएगा, रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। स्थायी बंदोबस्त आपको पता है 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है लागू किया गया था। और इसमें जो मुख्य अगर हम क्षेत्रों की बात करें तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश का बनारस हो जाता है, वाराणसी हो जाता है, फिर कर्नाटक का उत्तरी वाला पार्ट जो है इसमें मुख्य रूप से स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत आते हैं। तो रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी बंदोबस्त जो रेगुलेटिंग एक्ट है लागू कब किया गया, तो 1793 में। 1793 याद रखिएगा रेगुलेटिंग एक्ट के लिए। फिर आगे चलते हैं 1824 में क्या होता है, 1824 में पहली बार रैयतों के अधिकारों को परिभाषित करते हुए उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया गया है। आगे 1831 से 32 के बीच हुआ था कोल विद्रोह। और 1895 से लेकर 1900 यहाँ हुआ था बिरसा उलगुलन। तो हम लोग जो यहाँ पढ़े थे, रैयतों का विद्रोह हुआ था अंग्रेजों के विरुद्ध और जमींदारों के विरुद्ध। तो इनमें जो विद्रोह हुआ था इसमें मुख्य रूप से याद रखिएगा कोल विद्रोह और बिरसा उलगुलन। इन विद्रोहों के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी शासन द्वारा यह महसूस किया जाने लगा, अंग्रेजों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि जनजातीय समस्याओं का निराकरण किए बिना शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन नहीं कर सकते। अगर विद्रोह करेंगे, अगर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे जनजातियां, तो जब तक हम उनको सॉल्व नहीं कर सकते, हम उन पर जो है प्रशासन शांतिपूर्ण ढंग से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले क्या करना होगा, उनकी जो जनजातीय जो समस्याएं हैं उनको सॉल्व करना होगा, देन हम शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन कर सकते हैं। तो जनजातियों का जो समस्या था वो सबसे ज्यादा भूमि संबंधित ही था। तो जनजातियों की समस्याओं का समाधान हेतु सरकार ने समय समय पर कई सुधार करने का प्रयास किए। याद रखिएगा 1862 में एक नाम बाबू रखालदास हल्दर इनके नेतृत्व में, मैंने बोला 1862 में, इनके नेतृत्व में भूमि को चिन्हित करने के लिए भूइंहरी सर्वे जो है स्टार्ट किया गया, भूमि को चिन्हित करने के लिए। और वो कौन सा भूमि, तो याद रखिएगा भूइंहरी भूमि और मझियस भूमि। ये जो मझियस भूमि है स्थानीय जमींदारों की भूमि होती। तो 1862 में बाबू रखालदास हल्दर के नेतृत्व में जो भूइंहरी भूमि है और मझियस भूमि है, इनको चिन्हित करने के लिए जो है एक सर्वे को स्टार्ट किया गया 1862 से। और 1862 से ये चला कब तक, 1869 तक चला। और ये जो सर्वे है ये अंग्रेज सरकार के द्वारा प्रथम सराहनीय और प्रभावी कदम था। ये जनजातियों के लिए एक अच्छा, एक प्लस पॉइंट था, एक जो है बोल सकते हैं सराहनीय और प्रभावी कदम था जनजातियों की भूमि को संरक्षित करने के लिए सरकार की ओर से। और ये जो 1869 तक चला था सर्वे, इसमें रांची के आसपास 2482 गांव
2482 गांव का भूइंहरी सर्वे जो है किया गया। और ये किया गया किसके नेतृत्व में? तो इन्हीं के नेतृत्व में, बाबू राखालदास हल्दर के ही नेतृत्व में ये सर्वे को स्टार्ट किया गया था। आगे हम पढ़ेंगे 1834 में। 1834 में क्या हुआ? छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून को लागू किया गया। ये एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। विल्किंसन कानून को लागू कब किया था? तो 1834 को। आगे ट्रवर्स सर्वे हो सकता, या फिर हम बोले थाकवस्त सर्वे या कैडेस्ट्रल सर्वे। ये जो सर्वे है इनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड था, भूमि सर्वेक्षण से रिलेटेड था। 1869 में छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम, जो हम लोग पढ़ रहे छोटा नागपुर टेन्योर्स एक्ट, इसमें जो भूमि संबंधी विवाद है इनका सुनवाई करने का जो अधिकार है वो किसको दे दिया गया? तो दीवानी अदालत को दे दिया। तो भूमि संबंधी जो अधिकार है, जो प्रॉब्लम्स है भूमि संबंधी, इनका सुनवाई का अधिकार दीवानी अदालतों को दे दिया गया। पहले कहाँ था? पहले हम लोग कहाँ अधिकार दिए थे? जिला कलेक्टर को। तो पहले जिला कलेक्टर के स्थान पर, तो जिला कलेक्टर के स्थान पर अब दीवानी अदालतों को दे दिया गया है ये सुनवाई का अधिकार, जो कि भूमि संबंधी रिलेटेड था। कब? तो याद रखिएगा 1869 का जो हम लोग ये अधिनियम पढ़ रहे हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 1879 में। 1879 में देखिए, 1879 में जो छोटा नागपुर भूस्वामी काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम, ये छोटा नागपुर जो लैंडलॉर्ड एंड टेनेंट प्रोसीजर एक्ट है, इसमें इस अधिनियम में, इस प्रक्रिया में चुटिया नागपुर जो रांची वाला क्षेत्र है, चुटिया नागपुर क्षेत्र में ये लागू कर दिया गया। चुटिया नागपुर क्षेत्र में लागू किया गया है ये वाला 1879 वाला जो अधिनियम है। ब्रिटिश सरकार ने फारबेस, नाम याद रखिएगा, ये छोटा नागपुर के तत्कालीन कमिश्नर थे। ये फारबेस की सिफारिश पर लिस्टर और जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की पैमाइश और 1902 में बंदोबस्ती का काम सौंपा गया। किसको सौंपा गया? तो लिस्टर और जॉन रीड को सौंपा गया। किसके सिफारिश पर? तो फारबेस के सिफारिश पर। तो ये 1902 में बंदोबस्ती का काम सौंपा गया। और ये जो कार्य है 1902 से लेकर 1910 ईस्वी तक चला, जिसके बाद मुंडा जनजातियों की जमीन से संबंधित जो खतियान है वो तैयार किया गया। खतियान, रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये तैयार किया गया है। 1902 से 1910 तक चला। 1903 वाला में याद रखिएगा, मुंडरी खुटकट्टीदारी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। 1903 में प्रदान किया गया मुंडरी खुटकट्टीदारी। 1950 में, आजादी के बाद 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम को लागू किया गया। तो ये सिर्फ हम लोग का परिचय वाला वीडियो था, ये इंट्रोडक्शन था। इसके बाद हम लोग ये जो भूमि संबंधी अधिनियम है, चाहे सीएनटी हो, एसपीटी एक्ट हो या फिर दूसरे हैं, इनके बारे में हम थोड़ा सा डीपली पढ़ने का प्रयास करेंगे। और क्यों इन अधिनियम्स को, क्यों इन एक्ट्स को लागू किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे, और उन जो एक्ट्स है यहाँ पर उनकी धाराएं पढ़ने वाले हैं, अध्याय पढ़ने वाले, और वो सारी चीजें पढ़ेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आई होप हम लोग का जो आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन वाला वो आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आगे के लिए। तब तक के लिए थैंक यू।